तो प्यारो बच्चों, अपन ने पिछले कालांश में ठोसों के बारे में पढ़ा, उसका बंधन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा और हमने कहा कि आणविक, आयनिक, धात्विक और ससंयोजक रूप में विभक्त किए जा सकते हैं। आज हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस लेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस वे हैं कि जिनके अंदर जो अवयवी कण हैं, ये अवयवी कण आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। तो ये अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न के अंदर व्यवस्थित होते हैं और इनका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस, इनमें अवयवी कण त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं। इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी का मतलब है कि जो जिस प्रकार के अवयवी कण जमे हुए हैं वो क्रमशः एक लंबी चेन के रूप में, श्रृंखला के रूप में जमे। मान लिया जाए ये अवयवी कण इस प्रकार लगे हुए हैं तो एक बहुत लंबी चेन बनती है। ये व्यवस्था का एक पैटर्न है, तो इसे दीर्घपरासी व्यवस्था का कहा गया है। और ये जो व्यवस्था है वो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत होती है। यह व्यवस्था निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत होती है। यानी कि जो इसकी व्यवस्था का पैटर्न है वो एक निश्चित अंतराल के पश्चात वापिस जो है वही क्रम हमें नज़र आता है। तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात इसकी पुनरावृत्ति होती है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक तीक्ष्ण व निश्चित होते हैं। तीक्ष्ण व निश्चित होते हैं तो इनके गलनांक हैं, गलन का जो बिंदु है वह निश्चित ताप जिस पर ठोस गलता है तो ये एक निश्चित मान होता है कि जैसे मान लिया जाए 37 डिग्री है, 48 डिग्री है सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से इनके ये जो है गलनांक तीक्ष्ण व निश्चित होते हैं। इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं कि ठोसों के वास्तविक गुण इसके अंदर विद्यमान है। साथ ही हम बात करें तो इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। शब्द से ही पता चल रहा है, देशिकता, दिशा, और विषम मतलब भिन्न भिन्न। तो इनके अंदर हम अगर भौतिक गुणों की बात करें, अब ये भौतिक गुण हो सकते हैं जैसे अपवर्तनांक। अपवर्तन के अंदर अपन अपवर्तनांक पढ़ते हैं, स्नेल का नियम पढ़ते हैं, साइन आई बटा साइन आर।
और अपवर्तनांक के बारे में जीके में भी एक प्रश्न आता है कि अपवर्तनांक का मात्रक या इकाई लिखिए, तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। ऐसे ही तापीय चालकता, कि जब हम छड़ के एक सिरे पर ताप देते हैं तो दूसरे सिरे पर भी ऊष्मा का संवहन होता है। ऐसे ही विद्युत प्रतिरोधकता, मतलब विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है उसमें जो उत्पन्न बाधा है तो वो प्रतिरोध है। तो यहाँ पर ये सारे भौतिक गुण हैं। तो ये जो भौतिक गुण हैं वो एक क्रिस्टल के अंदर हम देखें तो भिन्न दिशाओं में हमें भिन्न भिन्न इनके मान प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसको विषम दिशिकता का गुण कहा गया है कि निम्न भौतिक गुण के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। अब अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे NaCl नमक है, ZnS है, जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फेट है। तो इस प्रकार के उदाहरण हम इसके अंदर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्रिस्टलीय जो ठोस हैं, इन क्रिस्टलीय ठोसों को जब हम देखें तो इनके अंदर वास्तविक ठोस का गुण, हमें जो वास्तविक ठोस के गुण विद्यमान होने चाहिए वो हमें इसके अंदर नज़र आते हैं। तो अब हम देखें कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो इनमें अवयवी कण आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। एक निश्चित त्रिविम व्यवस्था के अंदर जमे हुए होते हैं और इनका एक निश्चित आकार है। खास बात है कि इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है और इनका जो पैटर्न है, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो दीर्घपरासीय, एक बार जो क्रम आया वो अनवरत चलता रहता है और जब ये टूटता है तो निश्चित अंतराल के पश्चात इसकी पुनरावृत्ति भी होती है। गलनांक की बात करें, गलनकांक कि ठोस गल रहा है तो इनके मान निश्चित होते हैं, ये वास्तविक ठोस हैं और इनमें विषम देशिकता का मतलब इनके भौतिक गुण एक क्रिस्टल के अंदर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानकारी है। अब अगर हम यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसका जो उल्टा क्रम कि इनमें अवयवी कण त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं, तो इनके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते। इनके अवयवी कण त्रिविम में व्यवस्थित नहीं होते, अर्थात निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं, अनिश्चित ज्यामितीय आकार होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अनिश्चित ज्यामितीय आकार पाया जाता है। तो पहला अंतर हो गया कि इसमें निश्चित ज्यामितीय आकार है, इसमें हम कह सकते हैं कि अनिश्चित ज्यामितीय आकार है। इनमें हमने लिखा कि दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, तो इनमें लघु परासी व्यवस्था होती है, मतलब थोड़े थोड़े अंतराल के बाद इनका जो है क्रम है वो बदलता रहता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यह व्यवस्था निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत होती है, तो इसमें इसका पुनरावर्तन नहीं होता। और गलनांक की बात करें कि इनके गलनांक तीक्ष्ण व निश्चित होते हैं, तो इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं, मतलब इसमें एक निश्चित ताप परास होती है कि पहले जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो एक निश्चित परास के बीच, परास का मतलब है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पर ये पिघलते हैं। और पिघलने के पश्चात जो है हम देखें कि ये हम इनका जो अक्रिस्टलीय ठोस है तो उनका गलनांक है, हम निश्चित नहीं कह सकते कि मतलब पहले 35 से 40 के बीच एक गलना और इसके बाद हम इसका गलनांक देखें तो एक निश्चित मान, हमें फिक्स मान इसका प्राप्त नहीं होता, तो इनके गलनांक अनिश्चित हैं। इन्हें आभासी ठोस भी कहा जाता है।
आभासी का मतलब होता है झूठे। जब हम क्रिस्टलीय ठोसों को, इनका अगर हम उदाहरण देखें तो रबर है, प्लास्टिक है, तो रबर प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो पहले ये पिघलते हैं और इसके बाद इनका गलनांक बिंदु आता है, तो एक निश्चित ताप परास के बीच जो है इनका गलन होता है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पर हम देखें तो इनको जब अक्रिस्टलीय ठोसों को ताप दिया जाता है तो एक निश्चित ताप पर ये वापस क्रिस्टलीय में भी परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी का कारण है कि कुछ जैसे कांच वगैरह हैं तो उनके अंदर दूधियापन नज़र आता है। पुराने जो कांच है उनमें दूधियापन हमें नज़र आता है। एक इसके अंदर प्रश्न यह भी बनता है कि जो ये अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, ऐसा बोर्ड में भी प्रश्न बना है। अतिशीतित द्रव कि ये जो इसके अंदर हम अगर एग्जाम्पल लें तो क्वार्ट्स कांच है, टेफ्लॉन है, ये भी इसके उदाहरण ही हैं। टेफ्लॉन जो होता है वो एक प्रकार का प्लास्टिक है और नॉन स्टिक बर्तनों में ये काम में आता है। नहीं चिपकने वाले जो है बर्तन जो रसोई घरों में काम में लिए जाते हैं। और इसका अगर हम देखें तो CF2 फार्मूला होता है, डबल बॉन्ड CF2, यानी जिस प्रकार हम एथीन कहते हैं तो एथीन में से H हटा के F लगा दें। और यहाँ कांच की बात कही जा रही है कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा गया कि कांच में मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है। मतलब कांच को बहने में बरसों लगते हैं कि अगर हम पुरानी इमारत के खिड़कियों के कांच देखें, पुरानी खिड़कियां उसमें कांच लगे हुए हैं, तो उनका जो किनारा नीचे का जो भाग है वो किंचित मोटा हो जाता है, क्योंकि ऊपर से ये कण बहते हुए, मतलब महीनों में बरसों में बहते हुए नीचे आते हैं। तो अगर हम उस खिड़की को देखें तो नीचे का भाग किंचित मोटा है और ऊपर थोड़ा पतला है, तो ये बहा है द्रव की तरह, लेकिन इसको बहने में लंबा समय लगा है। तो इन्हीं कारणों से इसे आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, और इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। जैसे हमने इसमें कहा कि ये विषम देशिकता, तो इसके अंदर समदेशिकता का गुण पाया जाता है। तो समदेशिकता शब्द से पता चल रहा है दिशा और समान, कि इस क्रिस्टल के अंदर हम किसी भी दिशा के अंदर भौतिक गुणों को देखें, अपवर्तनांक, तापीय चालकता, विद्युत प्रतिरोधकता, तो इनके मान समान होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को भली भांति समझ सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो उनका तुलनात्मक अध्ययन या इनमें विभेद भी देख सकते हैं। जो अभी हमने गुण पढ़े उन्हीं के आधार पर हम चार्ट बना करके और तुलनात्मक अध्ययन भी इनके बारे में कर सकते हैं। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की जो हमने विशेषताएं पढ़ी, इनके उदाहरण पढ़े, इनके गुण पढ़े, उन्हीं के आधार पर हम इसको विभेद भी कर सकते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में विभेद। तो जैसे हम यहाँ क्रम संख्या डाल दें, यहाँ पर हम कोई गुण ले लें, नेक्स्ट जो है हम क्रिस्टलीय
ठोस के बारे में, और यहाँ पर अक्रिस्टलीय। तो पहला ही गुण हम लें तो वो होगा आकार। तो इसमें क्रिस्टलीय में हमने पढ़ा कि निश्चित ज्यामितीय आकार, निश्चित ज्यामितीय आकार। और इसमें हम लिखेंगे कि ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं, या हम लिखेंगे अनिश्चित ज्यामितीय आकार। दूसरा हम लिख सकते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था। तो अभी हमने इसमें पढ़ा कि दीर्घ परासी, एक लंबा क्रम अवयवी कणों का चलता है, इसके बाद पुनरावृत होता है। और इसमें हमने पढ़ा लघु परासी व्यवस्था। अगर हम गलनांक की बात करें तो इसमें गलनांक तीक्ष्ण और निश्चित होते हैं, और इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं क्योंकि ताप परास होती है, रेंज होती है। अगर हम इसमें देशिकता की बात करें कि भौतिक गुण जो है, तो यहाँ पर विषम देशिकता, यहाँ सम देशिकता का गुण पाया जाता है। ऐसे ही अगर अभी हमने प्रकृति के बारे में देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो वास्तविक ठोस हैं, और अक्रिस्टलीय है वो आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा था। आभासी ठोस, अति शीतित द्रव। उदाहरण देखें तो जो भी अपन ने लिखे कि यहाँ NaCl, ZnS, यहाँ उदाहरण तो यहाँ NaCl, ZnS जिंक सल्फाइड, नमक। यहाँ पर हमने क्वार्ट्स, कांच, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, रबर इत्यादि लिख सकते हैं। रबर, प्लास्टिक। तो इस प्रकार से हम इनमें विभेद कर सकते हैं। कांच, क्योंकि हम यहाँ वास्तविक आभासी ठोस पढ़ रहे हैं, अतिशीतित द्रव पढ़ रहे हैं, कांच में ये गुण पाया जाता है, इसलिए कांच का भी उदाहरण हम लिख लें। तो इस प्रकार से हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में विभेद कर सकते हैं, आकार के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, गलनांक के आधार पर, देशिकता के आधार पर, प्रकृति और उदाहरण। तो इस प्रकार आकार इनका निश्चित, इनका अनिश्चित, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी, यहाँ लघुपरासी, गलनांक क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित, अक्रिस्टलीय में अनिश्चित, देशिकता इस भौतिक गुणों का क्रिस्टल के अंदर भिन्न भिन्न दिशाओं में, विषम देशिकता, यहाँ पर समदेशिकता, प्रकृति ये वास्तविक ठोस है या आभासी ठोस है, इनमें बहने का गुण पाया जाता है, अतिशीतित द्रव है। और उदाहरण NaCl, ZnS, यहाँ रबर, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। तो इस प्रकार से हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को पहले हमने पढ़ा कि उनकी विशेषता क्या है, उनके गुण क्या हैं, और अब हमने इसका विभेद यानी तुलनात्मक रूप से इनको देखा। अब वो आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक कि जो क्रिस्टल जालक हैं वैसे ये एकक कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें जालक स्थल, जालक बिंदु होते हैं, और ये अवयवी कण जालक बिंदु कहलाते हैं, और इनकी एक निश्चित त्रिविम व्यवस्था होती है। तो ये जो बिंदु हैं अवयवी कणों के बिंदु, उनको एक दूसरे के सापेक्ष चित्रित किया जाता है। अवयवी कणों के
बिंदुओं को एक दूसरे के सापेक्ष चित्रित किया जाता है, जिससे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो एक निश्चित जो है ज्यामितीय आकृति बनती है और अवयवी कण है जिनको जालक बिंदु जालक स्थल कहते हैं, उनको एक दूसरे के सापेक्ष चित्रित करके और क्रिस्टल जालक का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगला बिंदु है एकक कोष्ठिका। अभी जो हम क्रिस्टल जालक पढ़ रहे हैं उसका लघुत्तम भाग एकक कोष्ठिका कही जाती है। जिस प्रकार हम हमारे शरीर के बारे में पढ़ते हैं कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई कोशिका है, तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, सबसे छोटी इकाई, तो इसमें क्रिस्टल जालक में भी सबसे छोटी इकाई एकक कोष्ठिका है। तो एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग है जिसके पुनरावर्तन से, जिसके सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सभी दिशाओं में पुनरावर्तन से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण। तो ये जो क्रिस्टल जालक है वो एक बड़ा रूप है और एकक कोष्ठिका है वो छोटा रूप है। तो कई सारी एकक कोष्ठिकाएं आपस में मिलती हैं और ये मिलकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। वृहद रूप में ये क्रिस्टल जालक बनाती हैं। आगे हम देखें कि एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। तो जो एकक कोष्ठिका का अगर हम चित्र बनाएं, डायग्राम बनाएं, तो ये इस प्रकार से बनता है। ये एकक कोष्ठिका जैसे अपने चौक का डिब्बा होता है या हम कहें कि ये कमरा है, तो इस प्रकार से एकक कोष्ठिका बनती है और इसमें ये अवयवी कण लगे हुए होते हैं। प्रत्येक बिंदु पर 8 कोने हैं और ये अवयवी कण आपस में सीधी रेखा द्वारा जुड़े होते हैं। इन अवयवी कणों को जालक बिंदु, जालक स्थल भी कहा जाता है। अब ये जो एकक कोष्ठिका के 3 किनारे हैं, एक्स, वाई और जेड, और जेड, तो इनमें 3 किनारों को या 3 भुजाओं को ए बी सी कहा जाता है। ए ये भुजा, ये बी और ये सी। तो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर में 3 तो जो हैं ये किनारे हो गए, ए बी सी, और इसी एकक कोष्ठिका में ये बी और सी के बीच अल्फा कोण बनता है और ये सी और ए के बीच बीटा और ये ए और बी के बीच गामा कोण बनता है। तो 3 यहाँ पर कोण बन गए, तो जिसको हम कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो इस प्रकार से एकक कोष्ठिका में कुल 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं या पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बोर्ड में आता है कि एकक कोष्ठिका में कुल कितने पैरामीटर होते हैं, तो 6 पैरामीटर होते हैं, ए बी सी, अल्फा, बीटा और गामा। एकक कोष्ठिका के अभिलक्षणों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करें कि इसके अभिलक्षण क्या है एकक कोष्ठिका के। तो एकक कोष्ठिका में
जो अवयवी कण है उनको जालक स्थल या जालक बिंदु कहा जाता है। अवयवी कणों को जालक स्थल ऑब्लिक जालक बिंदु कहते हैं। इनकी त्रिविम व्यवस्था होती है, त्रिविम व्यवस्था होती है। और ये जो अवयवी कण है वो सीधी रेखाओं द्वारा जुड़े होते हैं। जालक बिंदु, जालक बिंदु सीधी रेखाओं द्वारा जुड़कर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो ये इनके अभिलक्षण हो गए कि अवयवी कण को हम जालक स्थल या जालक बिंदु कहते हैं। ये सब जालक बिंदु है। ये अवयवी कण नज़र आ रहे हैं हमें 8 एकक कोष्ठिका में, और इनकी त्रिविम व्यवस्था होती है। ठीक है, 3 डायमेंशनल इनकी व्यवस्था है। और जालक बिंदु सीधी रेखाओं द्वारा जुड़कर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपस में सीधी रेखा से जुड़े हुए हैं। ये एकक कोष्ठिका है, इसके पास हम यहाँ एकक कोष्ठिका रख दें, यहाँ एकक कोष्ठिका रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें। चौक का डिब्बा है तो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं, या हमारा कमरा है तो इसे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कमरे बने हुए हैं दाएं बाएं। तो ये इस प्रकार का जो संरचना बनती है उसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। यह एक वृहद रूप है और इसका लघुतम या छोटा रूप क्या कहा जाता है? एकक कोष्ठिका। इस प्रकार से हमने एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार के बारे में अगले कालांश में देखेंगे। तो ये जो भी आज पढ़ाया है तो इसका हमें गृह कार्य होमवर्क करना है और फिर मुझे अपने नंबर पर सेंड करना है। कोरोना काल है और अभी हम देख रहे हैं विद्यालय बंद है, तो पढ़ाई का हमारे पास यही एक माध्यम है कि वीडियो के माध्यम से हम पढ़ें। तो घर पर समय का सदुपयोग करें, कोरोना से बचने के लिए घर से कम बाहर निकलें और हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क लगाएं। और अगले कालांश के अंदर हम इस टॉपिक के आगे का जो भी पोर्शन है क्रिस्टल तंत्र के बारे में और एकक कोष्ठिकाएँ जो हैं उनके प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज यहीं तक।